Hi students, I am Kanan Saxena back again with another lecture on methods of studying behavior. Animal behavior एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है लाइफ साइंस सब्जेक्ट का, और ह्यूमन बींग्स ने बहुत ही तरह तरह के मेथड्स निकाल रखे हैं इस एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए. इथोलॉजिस्ट जो हैं, जो पर्टिकुलरली इस फील्ड से, एनिमल बिहेवियर के फील्ड से रिलेटेड हैं, उसकी स्टडी करते हैं, वो अपने सब्जेक्ट एनिमल को डायरेक्टली नेचर में भी पढ़ते हैं और उसके अलावा लेबोरेटरी में भी एनिमल पर स्टडीज़ की जाती हैं, एनिमल बिहेवियर पर, और उसके बाद उससे कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं कि एनिमल का बिहेवियर किस प्रकार का था. तो वी बिगिन आवर प्रेजेंटेशन. एनिमल बिहेवियर को मैंने आपको बताया कि नेचर में, यानी ओपन में, खुले में, वाइल्ड में जिसे हम बोलते हैं, या फिर लेबोरेटरी में कुछ तरीक़ों से स्टडी किया जाता है जो इस प्रकार से हैं. जैसे सबसे पहले है एक वाइटलिस्टिक अप्रोच. अगर किसी एनिमल का बिहेवियर या किसी एनिमल की एक्टिविटीज़ जो हैं, बिहेवियरल एक्टिविटीज़, उसको हम उसके पर्यावरण के संबंध में पढ़ें तो उसको हम वाइटलिस्टिक अप्रोच कहते हैं. एनवायरनमेंट से रिलेट करके पढ़ें अगर हम बिहेवियरल एक्टिविटीज़ को, एनिमल्स की, तो उसको हम वाइटलिस्टिक अप्रोच कहते हैं. ऐसे ही इकोलॉजिकल अप्रोच है. अगर किसी एनिमल का बिहेवियर, किसी एनिमल स्पीशीज़ का बिहेवियर हम उस के पर्यावरण के नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स या एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होती हैं, सॉइल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, इस प्रकार के कंपोनेंट्स के रिलेशन में अगर पढ़ते हैं तो हम उसको इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं. नेक्स्ट है मैकेनिस्टिक अप्रोच. मैकेनिस्टिक अप्रोच एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होती है. एनिमल्स के पर्टिकुलर बिहेवियरल आस्पेक्ट्स की स्टडी अगर लेबोरेटरी में करी जाए, वो भी कंट्रोल्ड कंडीशन में, मतलब कंडीशंस हम बनाएं कि हम किस कंडीशन में एनिमल को रखेंगे और फिर उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे, तो उसको हम मैकेनिस्टिक और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच कहते हैं. नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल अप्रोच. ये एनिमल की जो बिहेवियर है उसका, उसके कारिकी से, बॉडी के फिजियोलॉजी से उसका क्या संबंध है, उसको स्टडी करने के लिए ये फिजियोलॉजिकल अप्रोच यूज़ में लाई जाती है. नेक्स्ट इज़ इथोलॉजिकल अप्रोच. इथोलॉजिकल अप्रोच जो है वो कंटेम्प्रेरी अप्रोच है. कंटेम्प्रेरी मतलब जो आज के, जो साथ साथ चल रही है, उसी समय के साथ साथ चल रही है बिहेवियरल इन्वेस्टिगेशंस के. तो इसमें क्या होता है कि फील्ड के अंदर, फील्ड मतलब ओपन में जाके, जहाँ पे एनिमल, जहाँ ओपन फील्ड्स में रहते हैं, ओपन जगह में रहते हैं, उस जगह पे जाके उनके रेस्पॉन्सेज स्टडी किए जाते हैं. उनको कुछ पर्टिकुलर उद्दीपन दिया जाता है, उस उद्दीपन के प्रति उनका क्या व्यवहार होता है वो स्टडी किया जाता है. उसको हम इथोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने में कई सारी परेशानियां भी आती हैं, और ये किस प्रकार की होती हैं. देखिए कि कोई भी दो स्पीशीज़ अगर हम स्टडी करें तो उनके बिहेवियर में बहुत अंतर होगा. डाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब बहुत ही डिफरेंसेस, अंतर पाए जाते हैं. बल्कि सिर्फ दो स्पीशीज़ ही नहीं, अगर हम केवल एक स्पीशीज़ के अलग अलग इंडिविजुअल्स को भी स्टडी करें तो भी अंतर पाया जाता है. एक ही घर में 3 बच्चे अगर हों या 2 बच्चे हों तो उन दोनों के व्यवहार में, दोनों में ही अंतर पाया जाता है. तो अब आप समझ लीजिए कि किसी भी स्पीशीज़ के, 2 स्पीशीज़ के एनिमल्स या एक ही स्पीशीज़ के अलग अलग एनिमल्स को स्टडी करने में व्यवहार में कितना अंतर आ सकता है. तो दिस इज़ वन डिफ़िकल्टी. अब क्या होता है कि एक इंडिविजुअल किसी एक स्टिमुलस को, या जिसको हम बोलते हैं उद्दीपन को, एक ही प्रकार से रिस्पॉन्स देगा, ऐसा नहीं होता है. अलग अलग कंडीशंस में एक ही एनिमल अलग अलग, मतलब सेम उद्दीपन को अलग अलग रिस्पॉन्स दे सकता है. तो इसका मतलब ये भी कोई फिक्स नहीं है कि सेम प्रकार का रिस्पॉन्स हर बार आएगा सेम स्टिमुलस को. फिर अगर हमको एक साथ कई सारे बिहेवियर स्टडी करना है, जैसे हमको फीडिंग बिहेवियर किसी एनिमल का स्टडी करना है और साथ में हमको उसका एग्रेशन भी, एग्रेसिव बिहेवियर या टेरिटोरियल बिहेवियर भी स्टडी करना है एक साथ, तो वो हमारे लिए
एक या इथोलॉजिस्ट के लिए दिक्कत का काम हो जाता है, क्योंकि ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक बिहेवियर जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो उसको एक साथ दो बिहेवियर को स्टडी करना थोड़ा दिक्कत का काम होता है। फिर एनिमल्स के बिहेवियर को का निष्कर्ष निकालने में, उनका स्टडी करने में, उनको एनालाइज करने में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब हम क्या देखते हैं, हम वहाँ पे क्या सूंघते हैं, कैसा फील करते हैं, टच करके देखते हैं तो कैसा लगता है, ये इंटरप्रिटेशंस टोटली सेंस ऑर्गन्स पर डिपेंडेंट होती हैं एनिमल बिहेवियर की, और ये इंटरप्रिटेशंस गलत भी हो सकती हैं। जब किसी एनिमल का बिहेवियर स्टडी किया जाता है तो जो मैन है, जो स्टडी कर रहा है इंसान, वो अपने आप को उस एनिमल की जगह पर रख के बात करता है। जैसे वो कहता है, जैसे हम किसी डॉग को पूंछ हिलाते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं ये बड़ा खुश हो रहा है, हम यूँ कहते हैं। जैसे और खुशी का एक्सप्रेशन क्या है, वो ह्यूमन बींग्स के लिए हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। फिर तो हम यूँ कहेंगे बड़ा खुश हो रहा है, या ये बड़ा दुखी हो रहा है। अगर भौंक रहा है तो हम कहेंगे बड़ा गुस्सा हो रहा है डॉग। अगर बात कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि बड़ा ये बहुत गुस्सा है अभी। तो इस तरीके से हम अपने आप को उस एनिमल की पोजीशन में रख के और फिर बात करने लग जाते हैं बिहेवियर में। तो ये भी एक डिफ़िकल्टी है, या हम उसको एंथ्रोपोलॉजिकल वे से देखने लग जाते हैं, इंसानी तरीके से देखने लग जाते हैं। फिर जब भी हम फील्ड में जाके काम करते हैं तो बहुत सारे डेंजरस एनिमल्स जो हैं वो भी उनसे भी हमारा पाला पड़ता है, वो भी हमारे टच में आते हैं, तो उनसे भी बचना होता है हमको अगर फील्ड में स्टडी करनी है। तो बहुत सारे ऑफेंसिव प्लांट्स, मतलब किसी से इरिटेशन हो गया, किसी प्लांट से, पर्टिकुलर प्लांट से, किसी से आपको इचिंग हो गई, कुछ भी हो गया। अगर तो कुछ डेंजरस प्लांट्स भी हो सकते हैं इस तरीके के। ख़राब मौसम भी हो सकता है जिससे कि आपको अपनी स्टडी जो है फील्ड में कंटिन्यू करने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन फिर भी आपकी क्योंकि स्टडी चल रही है तो आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। आपको हार्श कंडीशंस में, वेदर कंडीशंस में भी उनकी स्टडी करनी पड़ जाती है। फिर कई बार क्या है, आपके पास जो आप फील्ड में गए हो स्टडी करने के लिए, तो आप अपने साथ फूड सप्लाई लेके जाते हो। वो फूड सप्लाई वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब वो कभी आप जैसा चाहते हो वैसा आपको मिल जाए हर जगह, वो ज़रूरी नहीं है। तो वो भी एक फैक्टर है कि हमारे लिए हमको एडवर्स कंडीशन में भी काम करना पड़ जाता है फील्ड में। फिर क्या है कि मोनोटनी है। मोनोटनी मतलब एक सा रूटीन है, एक सा ही काम करना है, उसी जगह फील्ड में रह के कई कई दिनों तक काम करना पड़ जाता है। तो लाइफ जो होती है वो बड़ी डल हो जाती है, मोनोटोनस हो जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो उसको हम मोनोटनी कहते हैं। तो मोनोटनी होती है लाइफ में। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, पोचर्स से, जो वाइल्ड लाइफ को हंटिंग करते हैं, किल करते हैं जो वाइल्ड लाइफ को इलीगली, उनको हम क्या बोलते हैं, पोचर्स बोलते हैं। तो ये पोचर्स से भी हमको अपनी लाइफ का खतरा होता है, क्योंकि आप तो रिसर्च कर रहे हो, अपनी आप स्टडी कर रहे हो एनिमल बिहेवियर की, और दूसरी तरफ जो पोचर्स हैं वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, तो वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ बिहेवियरल स्टडीज़ में आ सकती हैं। हम आ गए टेकिंग नोट्स, इट इज़ मेकिंग ईथोग्राम। हम लोग ईथोग्राम बनाएंगे उसके लिए, ये बताया ना मैंने आपको। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब है जब हम बिहेवियर को रिकॉर्ड करेंगे तो हम कुछ चीज़ें हैं जैसे कि स्टेट्स कहलाती है, इवेंट्स और बाउट्स, इनको हम स्पेशली नोट डाउन कर लेते हैं, हम इनको स्पेशली देखते हैं। इन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो स्टेट क्या चीज़ होती है आपको पता होना चाहिए। मतलब स्टेट, इवेंट और बाउट नोट कर रहे हैं। तो स्टेट क्या होता है, एक चलता हुआ बिहेवियर, एक बिहेवियर जो ऑलरेडी परफॉर्म किया जा रहा हो। जैसे कि कोई पीकॉक डांस कर रहा है ना, उसको हम अगर देख रहे हैं, उसका हम उस बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, या हम किसी उड़ते हुए पिजन को देख रहे हैं, या हम चिक्स को फीड करते हुए, एक बर्ड को हम अपने चिक्स को फीड करते हुए स्टडी कर रहे हैं अगर, तो हम उस पर्टिकुलर बिहेवियर को जो चल रहा है उस समय, उसको हम बोलेंगे कि स्टेट है, वो उस बिहेवियर की स्टेट है। अब इवेंट क्या होता है, अगर स्टेट चेंज हो रही है ना, तो हम उसको इवेंट कहेंगे। जैसे कि एक डव है, बर्ड है, वो उड़ने की शुरुआत करती है। तो उड़ना शुरू कैसे करती है, उसको हम टेकिंग ऑफ कहते हैं। और वापस उड़ रही होती है, उड़ते उड़ते नीचे आती है, कैसे बैठती है जगह पे, किसी जगह पे, तो उसको हम लैंडिंग कहते हैं। तो ये दो इवेंट्स हो गए, टेकिंग ऑफ और लैंडिंग आर द टू इवेंट, आर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द बर्ड
तो इसलिए इनको हम इवेंट कहते हैं, यानी चेंज ऑफ स्टेट होती है तो हम उसको इवेंट कहते हैं। फिर आ जाइए आप बाउट पर। अगर एक बिहेवियर, सेम बिहेवियर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि बाउट है ये। यानी एक इसमें एग्जाम्पल पिजन्स का लिया गया है कि अगर एक पिजन जो है वो बार बार ग्रेन्स को चुग रहा है ना, दाना चुग रहा है बार बार, तो वो रिपीट कर रहा है, बार बार चुगने का एक्शन रिपीट कर रहा है, इसको हम बाउट बोलते हैं। तो कोई भी एनिमल की जो स्टेट है यहाँ पर हम देख रहे हैं, या जो ऑनगोइंग बिहेवियर कहलाता है, इसको हम एक वॉच लेके स्टडी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको हम एक वॉच लेके, इसका टाइम नोट कर सकते हैं। इवेंट्स जो हैं वो जनरली इतने क्विकली होते हैं, इतने फास्ट होते हैं कि उनको हम सिर्फ काउंट कर सकते हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत क्विकली होते हैं, रैपिड होते हैं, इसलिए हम उनको सिर्फ उनका नंबर गिन सकते हैं। ओके, अब आ जाइए आप मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है? जनरली 4 स्केल्स होते हैं मेजरमेंट के। इन 4 स्केल के नाम हैं नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल। नॉमिनल स्केल जो है वो नंबर से रिलेटेड है, जैसे कि नॉमिनल वर्ड डिनोट करता है, उसमें नंबर को लेबल की तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक नर्सिंग होम में जैसे कई सारी प्रेग्नेंट वीमेन हैं, तो हम उनको एक नंबर दे देंगे कि फर्स्ट प्रेग्नेंट वीमेन इज़ बिन नंबर्ड एज 1, द अदर इज़ 2, नेक्स्ट इज़ 3, इस तरीके से हम नंबर दे देते हैं। तो ये नॉमिनल स्केल कहलाता है। ऑर्डिनल स्केल जो होता है उसमें क्या होता है कि रैंकिंग कर दी जाती है, स्कोर्स दे दिए जाते हैं, है ना, इस तरीके से कि जो रैंकिंग मिली वो मीनिंगफुल हो, उसका कुछ मतलब निकले। जैसे कि हम किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर में हम रैंकिंग करेंगे ऑर्डिनल स्केल पे, तो हम ये कहेंगे कि भाई कोई इफेक्ट नहीं आया, तो कोई पर्टिकुलर स्टिमुलस दिया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो हम कहेंगे कि पुअर था ये रिस्पॉन्स और नो इफेक्ट। फिर अगर कोई थोड़ा सा भी इफेक्ट आया, हल्का सा भी, तो हम उसको बोलेंगे कि फेयरली इफेक्टिव है या स्लाइट इफेक्ट है। अगर थोड़ा अच्छा बिहेवियर आउटपुट आया तो हम उसको कहेंगे कि गुड इफेक्ट है, या हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट मिल गया है, हमको डिज़ायर्ड रेस्पॉन्स मिल गया है। अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस का, तो हम कहेंगे कि बहुत क्विक या रिस्पॉन्स मिला, हमको कोई टाइम नहीं लगा उस रिस्पॉन्स को निकलवाने में, किसी बिहेवियरल रिस्पॉन्स को एलिसिट करवाने में। इस प्रकार से हम ऑर्डिनल स्केल जो होता है उसमें हम रैंकिंग कर देते हैं कि पुअर है, फेयरली इफेक्टिव है, गुड इफेक्ट है, वेरी गुड इफेक्ट है, या वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। इस तरीके से हम उसमें रैंकिंग कर पाते हैं। फिर है नेक्स्ट है इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल में कैसे मेजर किया जाता है बिहेवियर को कि ये इंटरवल स्केल हमको ये बताता है कि एक एनिमल जो है वो दूसरे एनिमल से कितना मतलब अमाउंट में कितना डिफरेंट है, जो डिफरेंस मेजर किया वो कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है आपका रेशो स्केल। तो रेशो स्केल जो होता है वो इट पोजेसेस फिजियोलॉजिकल स्केल, मतलब एक प्रकार से अपने जो फंक्शनिंग है उससे रिलेटेड होता है। उसमें आप ये बता सकते हो कि लाउडनेस कितनी है, ब्राइटनेस कितनी है किसी पर्टिकुलर एनिमल की, या पिच कितनी है, अगर किसी एनिमल ने कोई वॉइस निकाली तो उसकी पिच कितनी है उसकी, ये सब चीज़ें हम रेशो स्केल में करते हैं। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि मेजरमेंट स्केल्स आर ऑफ दीज 4 काइंड्स। ओके, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग बिहेवियर। जब हम मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर में पढ़ते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि बिहेवियर का सैम्पलिंग कैसे किया जाएगा। दिस कैन बी डन एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल्स, जैसे कि स्पीशीज़ है लेवल है, पॉपुलेशन लेवल है, फैमिली है, डायड है, डायड मतलब पेयर या 2 जनों के बीच में, 2 जनों का, 2 इंडिविजुअल्स का, या फिर सिंगल इंडिविजुअल का, या किसी एक इंडिविजुअल के कई बॉडी पार्ट्स या एक बॉडी पार्ट का, मसल्स का, न्यूरॉन्स का, मतलब आप किसी भी लेवल तक जा सकते हो और उस पर आप सैम्पलिंग कर सकते हो बिहेवियर की। इथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक रिटन डिस्क्रिप्शन बनाते हैं जो कि बहुत सटीक होता है,
और कंप्लीट होता है, मतलब सारी चीज़ें कंसिडर करके बनाया जाता है, बिल्कुल क्लियर होता है और बहुत ही कंसाइज होता है। कंसाइज मतलब बिल्कुल अप टू पॉइंट होता है, अप टू मार्क होता है। इस चीज़ को जो ये जो रिटन फॉर्म में जो डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है इथोलॉजिस्ट के द्वारा किसी भी एनिमल के बिहेवियर की स्टडी करके, उसको हम इथोग्राम कहते हैं, ठीक है ना। अब एक्चुअली में इथोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको ये डिसाइड कर लेना पड़ता है कि हम कौन से लेवल पे जाके काम करेंगे, मतलब हम किस पर्टिकुलर लेवल पे, स्पीशीज़, पॉपुलेशन, फैमिली, डायट, इनमें से किसी भी लेवल पे हम किस लेवल पे जाके काम करेंगे। और इस स्टडी के लिए इथोग्राम बनाएंगे। ये इथोग्राम जो है वो क्या है कि एक सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन है, मतलब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर ये एक रिटन डिस्क्रिप्शन होता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट कवर करता है, और कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है जिसमें कि किसी भी एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर पैटर्न्स किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के या स्पीशीज़ पॉपुलेशन के या किसी इंडिविजुअल के प्रिपेयर किए जाते हैं रिटन फॉर्म में, जिसमें हर चीज़ क्लियर दी हुई होती है। उसको हम इथोग्राम कहते हैं। बिहेवियरल जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसको इथोग्राम कहते हैं। अब इथोलॉजिस्ट जो हैं वो कई सारे मेथड्स यूज़ करते हैं बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। ये जो मेथड्स हैं ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि इनको हमने ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ये एक है नेचुरलिस्टिक मेथड, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड थर्ड इज स्टैटिस्टिकल मेथड। अब नेचुरलिस्टिक मेथड जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं। एक्चुअली में नेचुरलिस्टिक मेथड क्या है, ये वाइल्ड में यानी ओपन में, या जहाँ एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर स्टडी करने को हम बोलते हैं कि स्टडी इन वाइल्ड, उसको हम यूँ कहते हैं। तो एनिमल की वाइल्ड में डिफरेंट एक्टिविटीज़ की सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन जो होती है उसको हम नेचुरलिस्टिक स्टडी कहते हैं। जब ये नेचुरलिस्टिक स्टडी की जाती है उस समय कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं, और ये प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो इस प्रकार के होने चाहिए कि जब आप एनिमल का बिहेवियर स्टडी कर रहे हो उसके हैबिटेट में, उस समय कोई दूसरा इंटरफ्रेंस, कोई दूसरा जना बार बार उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। मतलब साइलेंटली और कामली और बिना डिस्टरबेंस के ये काम किया जाना चाहिए अगर आपको नेचुरलिस्टिक मेथड से स्टडी करनी है, ठीक है। नेचुरलिस्टिक स्टडी करने के लिए कई सारे मेथड्स यूज़ में लाए जाते हैं, जैसे कि एनिमल का फुटप्रिंट स्टडी किया जाता है कि फुटप्रिंट्स देखे जाते हैं। जनरली आपने टाइगर्स के बारे में पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स में कई बार कि पग मार्क, हिंदी में लिखा हुआ आता है पग मार्क देखे गए, तो एक्चुअली इट इज़ पेग मार्क्स, है ना। पेग मार्क्स देखे जाते हैं एनिमल के और उससे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये कौन से टाइगर के हैं। रेडियो टेलीमेट्री एक अनदर मेथड है जिसमें कि एक छोटा रेडियो ट्रांसमीटर जो है वो एनिमल की बॉडी में फिट कर दिया जाता है और फिर उसकी एक्टिविटीज़ को नोट किया जा सकता है। ऐसे ही सैटेलाइट टेलीमेट्री है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आजकल कई सारे चल गए हैं। वीडियो फोटोग्राफी होती है, सिनेमाटोग्राफी होती है और पॉलीग्राफ होता है। कई सारे मेथड्स हैं जो कि एनिमल्स को नेचुरल में स्टडी करने के काम में लाए जाते हैं। इन नेचुरलिस्टिक मेथड्स में ऑल्टमैन नाम के एक बिहेवियरल बायोलॉजिस्ट या जिसे इथोलॉजिस्ट कहते हैं हम, वो थे जिन्होंने कई सारे मेथड्स जो वाइल्ड में स्टडी करने के निकाले अकॉर्डिंग टू ऑल्टमैन। वो ये थे, एक था एड लिबिटम मेथड, दूसरा था फोकल एनिमल सैम्पलिंग, स्कैन सैम्पलिंग मेथड, ऑल अकरेंस सैम्पलिंग, सीक्वेंस सैम्पलिंग एंड 1-0 सैम्पलिंग। ये सारे जो मेथड थे वो एनिमल के वाइल्ड में स्टडी करने के थे। और इन सारे मेथड में से हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमको कौन कौन से मेथड्स पढ़ना है हम देखेंगे। तो ये तो हो गया नेचुरलिस्टिक मेथड। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। अगर एनिमल्स के बिहेवियर की स्टडी लेबोरेटरी में करी जाती है तो हम उसको एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड्स आपके मेजरली 3 प्रकार के होते हैं: न्यूरो एनाटॉमिकल स्टडीज़, न्यूरो फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ एंड न्यूरोकेमिकल स्टडीज़ और मेथड्स। दीज आर द 3 मेथड्स यूज्ड फॉर स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन द लेबोरेटरी। ओके, अब उसके बाद
हम डिटेल में इन तीनों मेथड्स को स्टडी करेंगे। अगर बिहेवियरल पैटर्न्स जो हैं अगर हम लोग इनको लीजन एब्लेशन टेक्निक से स्टडी करते हैं तो उसको हम न्यूरो एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं। फिर न्यूरोफिजियोलॉजिकल जो होता है वो अगर नर्वस टिश्यू में अगर कोई मतलब न्यूरोफिजियोलॉजिकल मेथड यूज़ करा जाता है एक्चुअली में, क्योंकि जो मैसेजेस जो होते हैं ब्रेन तक जाते हैं जितने भी, वो इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में जाते हैं और ये न्यूरोफिजियोलॉजिकल चेंजेस लेके आ जाते हैं एनिमल में, इसीलिए हम इसको न्यूरोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ कहते हैं। फिर उसके बाद है आपके न्यूरोकेमिकल स्टडीज़, जिसमें कि बॉडी में रिलीज़ हुए कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स, बॉडी में एक्सटर्नली दिए हुए कुछ केमिकल्स या जनरेट जो अंदर बॉडी के अंदर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स भी हो सकते हैं, वो दूसरे केमिकल्स भी हो सकते हैं। तो ये अगर बॉडी पर एनिमल की बॉडी पर या एनिमल के बिहेवियर पर अगर कुछ असर डालते हैं तो उसको हम न्यूरोकेमिकल स्टडीज़ कहते हैं, ठीक है ना। वो भी आपकी डिटेल में है, ये बाद में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल मेथड है जो इथोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए। उसमें क्या होता है कि बिहेवियरल स्टडीज़ जो होती हैं वो क्या टाइम सीरीज़ डेटा प्रकार की होती हैं। इसमें डेटा जो होता है वो कलेक्ट किया जा सकता है, पहले कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स बना लिया जाता है एक पर्टिकुलर इंटरवल पे या फिर फिक्स इंटरवल्स ऑफ टाइम पर बना लिया जाता है, एक डेटा तैयार किया जाता है और एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स पर तैयार किया जाता है जिसे हम फोकल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कहते हैं, उस पर तैयार किया जाता है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है वो हमको कंडीशंस हैं, ड्यूरेशंस हैं या इंटरवल है बिहेवियरल स्टडी की, या किसी बिहेवियर को करने में किसी एनिमल की रिलक्टेंसी है, रिलक्टेंसी मतलब ना करने की इच्छा, कुछ भी ना करने की इच्छा है, वो भी हमको स्टैटिस्टिकल डेटा से पता चल जाती है, ठीक है ना। तो दिस इज़ अबाउट द मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर एंड गुड लक टू यू। आई एम श्योर अब आपको पता है, आपको मैंने सिलेबस भेज चुकी हूँ, आपको बुक का नाम बता चुकी हूँ, आप ले एंड यू स्टार्ट स्टडिंग एट होम, ओके। नेक्स्ट आई विल गिव यू असाइनमेंट नंबर 2, सो वेट फॉर इट एंड बाय बाय।